गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। चलिए आज ना एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी सुलझाते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि व्यापारिक दुनिया में जो बड़े और सफल निर्णय लिए जाते हैं, मतलब ऐसे निर्णय जो पूरी इंडस्ट्री को रातों रात बदल देते हैं, वो शायद किसी जादुई अंतर्ज्ञान, किस्मत या फिर बंद कमरों में लिए गए उस गट फीलिंग का नतीजा होते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। आज हमारे पास जो रिसर्च और नोट्स का स्टैक है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस के इर्द गिर्द घूमता है। जी। हमारा मुख्य विषय है प्रबंधन के निर्णय लेने में जानकारी की रणनीतिक भूमिका। आज का मिशन ना ये समझना है कि कैसे सही जानकारी बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल किसी भी सामान्य सी कंपनी को मार्केट लीडर में बदल सकती है। ये समझना बेहद रोमांचक है कि व्यापारिक फैसले किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि जानकारी के एक बेहद मजबूत और चुस्त ढांचे पर टिके होते हैं। एकदम सही कहा। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि हम उस अदृश्य मशीनरी को देखने जा रहे हैं जो किसी भी बड़े कॉरपोरेट कदम के पीछे 24 घंटे काम करती है। अदृश्य मशीनरी। हाँ, देखिए आज के समय में हर कोई डेटा शब्द का इस्तेमाल करता है। डेटा नया तेल है, ये जुमला तो आम हो गया है ना। हाँ, हर जगह सुनने को मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डेटा अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि उसे सही तरीके से समझा और तराशा ना जाए। हमारा ये विस्तृत विश्लेषण इसी बात की गहराई में जाएगा कि कैसे एक अव्यवस्थित जानकारी को एक धारदार रणनीतिक हथियार में बदला जाता है। किसी भी सफल व्यवसाय की रीढ़ उसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है। यही सिस्टम तय करता है कि प्रबंधक किस दिशा में अपना अगला कदम बढ़ाएगा। तो मतलब इस सब का असल में क्या अर्थ है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर उलझाने वाले अंतर को समझना होगा। डेटा और जानकारी के बीच का अंतर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही बात कहने के लिए कर लेते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च इस पर एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। बिल्कुल खींचती है। जैसे कच्चे तथ्य, बिखरे हुए आंकड़े, ग्राहकों के रैंडम क्लिक्स, ये सब डेटा है। हाँ, कच्चा डेटा। और दूसरी तरफ है जानकारी या इन्फॉर्मेशन। जानकारी वो डेटा है जिसे प्रोसेस किया गया है, एक पैटर्न में ढाला गया है और एक अर्थपूर्ण संदर्भ में पेश किया गया है ताकि वो निर्णय लेने के लायक बन सके। बिल्कुल। इसे ना एक बहुत ही सरल रोजमर्रा की उपमा से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ी सी रसोई में बहुत सारा कच्चा माल रखा है। रसोई में? अच्छा। हाँ, जैसे सब्जियां, मसाले, तेल, नमक, ये सब कच्चा माल हमारा डेटा है। ठीक है। ये सब अपनी जगह मौजूद तो है, लेकिन कोई इसे सीधा खा नहीं सकता ना। जाहिर है, कच्चे मसाले कौन खाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब एक अनुभवी शेफ इन सब चीजों को एक सही अनुपात में मिलाता है, उन्हें पकाता है और एक खूबसूरत प्लेट में सजाकर पेश करता है, तब वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। हाँ, मतलब
तैयार व्यंजन। हाँ, और वो तैयार व्यंजन ही हमारी जानकारी है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक इसी शेफ की तरह काम करता है। वो बिखरे हुए कच्चे आंकड़ों को पकाता है और प्रबंधन के टेबल पर परोसता है। ये तो एक बहुत ही सटीक और विजुअल उदाहरण हो गया। तो जब एक सीईओ या मैनेजमेंट को करोड़ों का फैसला लेना होता है तो वो कच्चे माल पर नहीं बल्कि उस तैयार व्यंजन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। जो नोट्स हमने देखे हैं वो बताते हैं कि निर्णय लेने के इस पूरे सफर के 5 बेहद महत्वपूर्ण चरण होते हैं। 5 स्तंभ कह सकते हैं आप इन्हें। हाँ, 5 स्तंभ। लेकिन ये कोई सीधा रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है। ये एक के बाद एक खुलने वाली परतों की तरह है। तो शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले जाहिर है सबसे पहले ये जानना होगा कि कंपनी अभी खड़ी कहां है। बिल्कुल, और यही हमारा पहला वैचारिक स्तंभ है, स्थिति को गहराई से समझना। स्थिति को समझना। देखिए, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है, ग्राहकों की पसंद किस तरफ जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी के अपने अंदरूनी ऑपरेशंस कितने मजबूत या कमजोर हैं। मतलब सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी देखना है। एकदम। अगर बाजार की स्थिति का सही ज्ञान नहीं है या ये नहीं पता कि ग्राहक आज के समय में क्या चाह रहे हैं, तो कोई भी रणनीति औंधे मुंह कर सकती है। सही बात है। जानकारी वो आईना है जो कंपनी को उसकी असल तस्वीर दिखाती है, बिना किसी फिल्टर के। तो जब कंपनी को अपनी असल स्थिति समझ आ गई, तब क्या वे बस पहले नजर आने वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं? नहीं, यहीं पर दूसरा चरण आता है। हाँ, यहीं पर हमारी रिसर्च का अगला हिस्सा आता है, जहां जानकारी अलग अलग विकल्पों का नक्शा दिखाती है। विकल्पों की पहचान करना। जब मंजिल का पता चल जाए तो वहां पहुंचने के अलग अलग रास्तों को पहचानना होता है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम हमें विश्लेषण करके 50 अलग अलग विकल्प दे दे, तो क्या इससे पैरालिसिस बाय एनालिसिस की स्थिति नहीं बनेगी? बहुत ज्यादा सोचने से रुक जाना। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा जानकारी की फैसला लेना ही मुश्किल हो जाए। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर एक औसत इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच का फर्क नजर आता है। कैसे? एक बेहतरीन एमआईएस सिर्फ विकल्पों की सूची नहीं थमाता, वो शोर को फिल्टर करता है। शोर को फिल्टर करता है, ओके। वह उन 50 विकल्पों को उनके सफल होने की संभावनाओं, लागत और समय के आधार पर रैंक करता है। मतलब टॉप 3 या टॉप 5 बता देगा। बिल्कुल। ये मैनेजमेंट को बताता है कि कौन सा रास्ता सबसे तेज है, कौन सा सबसे सुरक्षित है और कौन सा सबसे ज्यादा मुनाफे वाला है। विकल्पों का मूल्यांकन करना हवा में नहीं हो सकता। इसके लिए उस डेटा की जरूरत होती है जो ये बता सके कि अतीत में ऐसे रास्तों का क्या नतीजा निकला था। समझ गया। इसका मतलब है कि सिस्टम विकल्पों को छांट कर काम को आसान बनाता है, लेकिन हर रास्ते में कोई ना कोई गड्ढा तो होता ही है। हाँ, जोखिम तो हमेशा होते हैं। और यहीं पर निर्णयों से जुड़े संभावित खतरों को भांपना और अवसरों को पकड़ना जरूरी हो जाता है। रिसर्च में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जानकारी एक कंपनी को प्रोएक्टिव बनाती है, सक्रिय बनाती है। हाँ। देखिए, व्यापार की दुनिया में जो प्रतिक्रियाशील होता है, मतलब जो रिएक्टिव होता है, हाँ, जो किसी घटना के घटने के बाद कदम उठाता है, वो हमेशा पिछड़ जाता है। जानकारी का असली फायदा यही है कि ये भविष्य में झांकने का एक चश्मा देती है। भविष्य में झांकने का चश्मा। बाजार में कौन सा नया खतरा पनप रहा है, क्या सरकार कोई नया नियम लाने वाली है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बिल्कुल, क्या कोई नई तकनीक आ रही है जो मौजूदा प्रोडक्ट को खत्म कर सकती है। इन जोखिमों को पहले से भांपना और जो नए दरवाजे खुल रहे हैं उनका फायदा उठाना, दोनों ही इस बात पर निर्भर करते हैं कि कंपनी का डेटा नेटवर्क कितना मजबूत है। ये तो बिजनेस के लिए एक मौसम विभाग के पूर्वानुमान जैसा हो गया। वेदर रिपोर्ट, बिल्कुल सही। और पूर्वानुमान की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण पहलू परिणामों की भविष्यवाणी करना है। चौथा स्तंभ। मतलब अगर हमने कदम X उठाया तो उसका नतीजा Y होने की कितनी संभावना है, इसका पहले से गणित लगाना। बिल्कुल। और ये कोई हवाई भविष्यवाणियों का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से गणित, स्टैटिस्टिक्स और ट्रेंड्स पर आधारित है। ठोस डेटा पर। हाँ, जब पिछले सालों का सटीक डेटा और वर्तमान बाजार का स्पष्ट रुझान सामने हो तो परिणामों की भविष्यवाणी करना मैनेजमेंट को एक गजब का आत्मविश्वास देता है। इससे अनिश्चितता का वो कोहरा छट जाता है जो अक्सर बड़े निवेशों को रोकता है। और एक बार फैसला ले लिया गया, रणनीति लागू हो गई तो क्या काम खत्म? बिल्कुल नहीं। बिजनेस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
लिए गए फैसले का जमीन पर क्या असर हो रहा है, यह जांचना सबसे अहम है। और यही 5वां चरण है, प्रदर्शन की निगरानी। क्या रणनीति वैसे ही काम कर रही है जैसा सोचा गया था? क्या कुछ सुधार या कोर्स करेक्शन की जरूरत है? इसके लिए लगातार नए डेटा और फीडबैक लूप की आवश्यकता होती है। सही कहा, आंखें बंद करके नहीं बैठा जा सकता। रियल टाइम मॉनिटरिंग के बिना सबसे अच्छी योजनाएं भी फेल हो सकती हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, स्थिति समझना, विकल्प ढूंढना, जोखिम मापना, परिणाम की भविष्यवाणी करना और अंत में प्रदर्शन की निगरानी करना, ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है। ये जो पूरा वैचारिक ढांचा हमने अभी डिकोड किया, ये सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन शायद थोड़ा किताबी भी, थोड़ा थियोरेटिकल लगता है। हाँ, तो चलिए इसे जमीन पर उतारते हैं। हमारी रिसर्च में एक ऐसा मास्टर क्लास केस स्टडी मौजूद है जो इन सभी सिद्धांतों को एक विशाल, लगभग अकल्पनीय स्तर पर लागू होते हुए दिखाता है। रिलायंस जियो। बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उनके टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो का उदय। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे एक कंपनी ने सिर्फ डेटा और जानकारी के दम पे पूरे देश के डिजिटल परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। रिलायंस जियो का उदाहरण शायद आधुनिक भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में MIS और डेटा ड्रिवन निर्णय लेने का सबसे सटीक और बड़ा उदाहरण है। बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उन्होंने पूरे उद्योग के अर्थशास्त्र को ही पलट दिया। और ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे सालों की रिसर्च थी। अगर हम जियो के पूरे सफर का गहराई से विश्लेषण करें और इसे उन पैमानों पर कसें जिनकी हमने अभी चर्चा की है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति को समझने की। जियो के आने से पहले भारतीय टेलीकॉम बाजार का क्या हाल था? अगर हम 2015-16 से पहले के दौर को याद करें तो 1 GB 3G डेटा के लिए ग्राहकों को लगभग 250 से 300 रुपए चुकाने पड़ते थे। बहुत महंगा था। वॉइस कॉल्स के लिए अलग से पैसे कटते थे, रोमिंग चार्जेस लगते थे। लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत संभाल कर करते थे, बस जरूरी काम के लिए। हाँ, सिर्फ जरूरी ईमेल चेक करें या छोटे मैसेज भेजने के लिए। डेटा बहुत महंगा था। जो नोट्स हमारे पास हैं वे बताते हैं कि रिलायंस ने इसी बाजार का बहुत ही विशाल और गहरा डेटा इकट्ठा किया। सिर्फ ये नहीं देखा कि बाजार में कौन सी कंपनियां राज कर रही हैं, उन्होंने ये देखा कि ग्राहक कहाँ कुंठित महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड कहाँ हैं। बिल्कुल। रिलायंस के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो जानकारी प्रोसेस की वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर की थी, माइक्रो लेवल पे। हाँ, उन्होंने भारत की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण किया। भारत एक युवा देश था, युवाओं के पास स्मार्टफोन तेजी से आ रहे थे, लेकिन डेटा महंगा था। महंगे डेटा की वजह से वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रिलायंस ने अपने प्रतिस्पर्धियों की स्थिति का भी डेटा निकाला। वो क्या कर रहे थे उस वक्त? उन्होंने देखा कि मौजूदा कंपनियां अपने पुराने 2G और 3G नेटवर्क से ही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में लगी हैं। बस उसी को निचोड़ रहे थे। हाँ, मिल्किंग कर रहे थे। और उन्होंने 4G नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने के लिए भारी निवेश नहीं किया है। प्रतिस्पर्धियों का ये आराम और ग्राहकों की दबी हुई विशाल मांग, ये वो सटीक स्थिति थी जिसे जियो के डेटा ने बेनकाब कर दिया था। ये बहुत ही दिलचस्प है। जब उन्हें समझ आ गया कि यहाँ एक बहुत बड़ा शून्य है, एक वैक्यूम है, हाँ, तो उनके पास अलग अलग विकल्प रहे होंगे। वे भी आसानी से एक और 3G नेटवर्क लॉन्च कर सकते थे या फिर धीरे धीरे कुछ चुनिंदा शहरों में 4G ला सकते थे। बिल्कुल ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर विकल्पों के मूल्यांकन का वो चरण आता है जिसकी हमने पहले बात की थी, दूसरा स्तंभ। एकदम सही। जब जियो के बोर्ड रूम में विकल्पों पर चर्चा हो रही होगी तो उनके MIS ने कई रास्ते दिखाए होंगे। प्लान ए और प्लान बी। हाँ, एक रास्ता था कि मौजूदा स्पेक्ट्रम और पुरानी तकनीक को किराए पे लेकर बाजार में उतरा जाए। ये सस्ता और कम जोखिम वाला था। और दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प था पूरे देश में एक सिरे से 4G VoLTE नेटवर्क का बुनियादी ढांचा बिछाना। मतलब वॉइस ओवर LTE, बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि 3G सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, भविष्य हाई स्पीड इंटरनेट का है। अगर मार्केट लीडर बनना है तो कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, उन्हें एक बिल्कुल नया हाईवे बनाना ही होगा। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। क्या? जिस समय जियो पूरी तरह से 4G VoLTE नेटवर्क पर दांव लगा रहा था, उस समय भारत में ज्यादातर लोगों के पास ऐसे स्मार्टफोन ही नहीं थे जो इस तकनीक को सपोर्ट करते हों। हाँ, ज्यादातर 3G फोन थे। तो क्या ये एक पागलपन भरा जोखिम नहीं था?
करोड़ों डॉलर एक ऐसी तकनीक पर लगाना जिसके लिए ग्राहकों के पास फोन ही नहीं थे। और यहीं पर जोखिम और अवसरों के आकलन का विज्ञान काम आता है। तीसरा स्तंभ। बिल्कुल, बाहर से देखने पर ये एक अंधा दांव लग सकता है, लेकिन रिलायंस के पास जो ग्लोबल सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स का डेटा था, वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। वो क्या कह रहा था? उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ये ट्रैक किया था कि चीन और ताइवान में 4G चिपसेट की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। अरे वाह! उन्हें पता था कि अगले 1-2 सालों में भारत का बाजार सस्ते 4G स्मार्टफोन से भर जाएगा। तो उन्होंने भविष्य देख लिया था। उन्होंने इस जोखिम को स्वीकार किया क्योंकि उनके डेटा ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हार्डवेयर जल्द ही नेटवर्क की तकनीक के स्तर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जियो लाइफ ब्रांड के तहत खुद के सस्ते 4G फोन बाजार में उतारकर इस जोखिम को प्रोएक्टिव तरीके से कम भी किया। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी खुद की चुनौती का समाधान खुद ही बाजार में उतार देना स्मार्ट मूव था। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने असल में पूरे देश को चौंका दिया था, जियो का प्राइसिंग मॉडल। 6 महीने तक सब मुफ्त। हाँ, 6 महीने तक सब कुछ मुफ्त, वॉइस कॉल हमेशा के लिए मुफ्त। ये कोई साधारण फैसला नहीं हो सकता। इसके पीछे परिणामों की जो भविष्यवाणी या प्रिडिक्टिव मॉडलिंग रही होगी, वो किस स्तर की होगी? प्राइसिंग मॉडल शायद उनके डेटा एनालिटिक्स का सबसे शानदार प्रदर्शन था। कैसे? देखिए, मुफ्त देना कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक कस्टमर एक्विजिशन की रणनीति है, ग्राहकों को जोड़ने का तरीका। हाँ, जियो के सिस्टम ने ये अनुमान लगाया होगा कि अगर इंटरनेट मुफ्त कर दिया जाए तो भारतीयों के इंटरनेट खपत की आदतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। और वो बदल गई। बिल्कुल, उन्होंने हिसाब लगाया होगा कि एक ग्राहक को अपने नेटवर्क पर लाने की लागत क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और जीवन भर उस ग्राहक से होने वाली कमाई क्या होगी, यानी लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब उन्होंने ये गणित पहले ही लगा लिया था कि शुरुआत में जो घाटा होगा वो बाद में एक विशाल और वफादार कस्टमर बेस के जरिए मुनाफे में बदल जाएगा। बिल्कुल, उनके MIS ने 2 या 3 तिमाहियों के मुनाफे का डेटा नहीं देखा। उन्होंने 5 से 10 साल के रेवेन्यू जनरेशन और निवेश पर रिटर्न का मॉडल तैयार किया। लॉन्ग टर्म विजन। उन्हें पता था कि जब लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की आदत पड़ जाएगी तो वे बाद में इसके लिए खुशी खुशी पैसे देंगे। और वॉइस कॉल, वो भी तो मुफ्त कर दी थी। वॉइस कॉल को मुफ्त करने का फैसला भी पूरी तरह से डेटा ड्रिवन था। उन्हें पता था कि भविष्य में नेटवर्क पर असली ट्रैफिक डेटा का होगा। वॉइस कॉल का डेटा बैंडविड्थ तो ना के बराबर होता है। सही बात है। इसलिए जिस चीज के लिए दूसरी कंपनियां भारी पैसे ले रही थी, उसे जियो ने शून्य मूल्य का मानकर मुफ्त कर दिया। जीरो वैल्यू। इसने बाजार के पूरे अर्थशास्त्र को ही नष्ट कर दिया। और जब 2016 में जियो आखिरकार लॉन्च हुआ तो जो हुआ वो इतिहास है। दुकानों के बाहर सिम कार्ड लेने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। रातों रात करोड़ों यूजर्स आ गए। लेकिन क्या लॉन्च के दिन काम खत्म हो गया? नहीं, यहीं से हमारा 5वां स्तंभ आता है, प्रदर्शन की निगरानी। यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग का सबसे मुश्किल काम यहीं से शुरू हुआ। जब करोड़ों नए ग्राहक एक साथ एक नए नेटवर्क पर टूट पड़ते हैं तो सबसे बड़ा खतरा नेटवर्क के क्रैश होने का होता है। हाँ, सिस्टम बैठ सकता है। जियो का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2400 घंटे काम कर रहा था। वे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs को ट्रैक कर रहे थे, जैसे कि किस शहर के किस मोबाइल टावर पर सबसे ज्यादा लोड है, कॉल ड्रॉप का रेट क्या है, डेटा की स्पीड कहाँ कम हो रही है। ये सब रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा था। तो मतलब अगर किसी इलाके में नेटवर्क धीमा पड़ रहा है तो सिस्टम तुरंत मैनेजमेंट को अलर्ट भेजता होगा ताकि वहां तकनीकी सुधार किया जा सके। बिल्कुल, कोर्स करेक्शन इसी को कहते हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने नेटवर्क की निगरानी की बल्कि प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रियाओं का भी डेटा ट्रैक किया। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उस पर भी नजर थी। हाँ, जब दूसरी कंपनियों ने अपने प्लान सस्ते करने शुरू किए तो जियो में अपने प्राइम मेंबरशिप प्लान्स लॉन्च कर दिए ताकि ग्राहक उनके साथ ही जुड़े रहें। कस्टमर अटेंशन। ये सब लगातार नई जानकारी को प्रोसेस करने और उसके आधार पर तेजी से फैसले लेने का नतीजा था। इस पूरी केस स्टडी को सुनने के बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि व्यापार की दुनिया में हर बड़ा चमत्कार दरअसल एक बहुत ही व्यवस्थित डेटा संचालित प्रक्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे कच्चा और बेतरतीब डेटा सही MIS से गुजरकर एक ऐसी शक्तिशाली जानकारी बन जाता है जो रिलायंस जियो जैसी ऐतिहासिक सफलता की नींव रख सकता है। अगर इस पूरी चर्चा से कोई एक सबसे बड़ा सबक लेना हो तो वो ये है कि आज के दौर में हम सूचनाओं की अधिकता या इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। चारों तरफ डेटा ही डेटा है। हर तरफ से डेटा की बारिश हो रही है।
ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही सोचने की क्षमता। एक शानदार कंपनी वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, बल्कि वो है जो ये जानती है कि किस डेटा को नजरअंदाज करना है और किस जानकारी पर पूरा दांव लगाना है। बिल्कुल। तो इस गहराई भरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम देता है। हमने देखा कि एक शानदार गेम चेंजिंग निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी गहराई से प्रोसेस्ड जानकारी पर निर्भर करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर शुरुआत में इकट्ठा किया गया वो कच्चा डेटा ही बुनियादी रूप से गलत हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या होगा अगर सिस्टम में डाले गए शुरुआती आंकड़े ही किसी मानवीय भूल या पक्षपात की वजह से वास्तविकता से कोसों दूर हों? तब तो पूरी नींव ही हिल जाएगी। बिल्कुल। क्या एक शानदार और अरबों डॉलर का MIS भी गलत डेटा के आगे बेबस हो जाता है और एक महाविनाशकारी फैसले को जन्म दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि मशीन और सिस्टम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, उनमें जाने वाली पहली जानकारी की शुद्धता ही अंततः सब कुछ तय करती है। बहुत ही गहरा विचार है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हर जानकारी के पीछे छिपे असली विज्ञान को तलाशते रहें।